दोस्तों, इसके पहले 2 पार्ट आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारा को क्रिस्टी के पास ले जाया जाता है और वो उसे ठीक कर देती है। मगर यहाँ पर सारा क्रिस्टी से कहती है, मेरा भाई निथन मुझसे मिलने आएगा, लेकिन अभी मैं उससे मिलना नहीं चाहती, तो प्लीज उसे कह दो मैं सो रही हूँ। ये बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर शरीफ आते हैं सारा का हालचाल पूछने के लिए। तो क्रिस्टी उन्हें बताती है वो ठीक है, लेकिन आज रात मैं उसे ऑब्जर्वेशन में रखूंगी। और यहाँ पर क्रिस्टी गौर करती है शरीफ की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो उसे कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और अब यहाँ पर नेथन भी आ रहा होता है, तो क्रिस्टी शरीफ से कहती है उसे वापस भेज दो, क्योंकि सारा अभी उसे मिलना नहीं चाहती। जो सुनकर शरीफ बाहर जाकर उसे कहते हैं अभी वो सो रही है, तो तुम कल आकर उसे मिल लेना। और अब रात में हम देखते हैं सारा और क्रिस्टी बात कर रहे होते हैं और सारा बातों ही बातों में क्रिस्टी से पूछती है, क्या तुम यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हो, चाहे वो बहुत बुरा भी हो। ये सवाल क्रिस्टी को अजीब लगता है, लेकिन ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहेगा। तो वो उसे कहती है हाँ बिल्कुल, जो सुनकर सारा की हिम्मत बढ़ जाती है जो वो करना चाहती थी। और अगली सुबह फिर से नेथन उसे मिलने आता है, लेकिन वो उसे कहती है मैं ठीक हूँ, तो मेरी ज्यादा फिक्र मत करो। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके हाव भाव देखकर नितिन समझ जाता है वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फादर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। जो सुनकर फादर शॉक होते हैं और सारा कुछ करने से पहले वो उसे ढूंढने कहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेट यहाँ के बार में जाता है और वो हैरान होता है ये लोग ऐसी हालत में भी एक बार खोले हैं। और उसे लगता है यहाँ से कोई भी निकलना नहीं चाहता, तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। जो सुनकर बारटेंडर आकर उसे शांत करता है और उससे बात करता है। तो जेट उसे कहता है जब तक हम पता नहीं लगा लेते हम कहाँ पर है, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो बारटेंडर उसे कहता है अगर तुम पता लगा लेते हो इस रेडियो में ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रहा है और तुम उनसे कांटेक्ट करते हो, तो हो सकता है बाहर वाले हमारे बारे में जान जाए और वो हमारी मदद करने के लिए आए। ये सुनकर जेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। और इधर हम देखते हैं जूली अभी भी दुखी होती है, क्योंकि उसे उसके फ्रेंड्स की याद आ रही होती है। जो देखकर फातिमा उसे एक नाले के पास ले जाती है जहाँ पर वो सब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आकर जूली को भी बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शरीफ अपनी वाइफ की खबर के पास जाते हैं और कहते हैं यहाँ से निकलने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इससे हो सकता है सभी लोगों की हालत और खराब हो जाए, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है तो मुझे कोई इशारा दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम तेबी और इथन से कहता है हमें इस जगह के बारे में जानने के लिए इस जगह के बारे में सवाल करना होगा, तो हम हमारे दिमाग में जो भी सवाल होगा इस दीवार पर लिखेंगे, ताकि ये सवाल हमेशा हमारे आंखों के सामने रहें। और वो तीनों मिलकर दीवार पर बहुत सारे सवाल लिखते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनमें से एक भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन तभी यहाँ पर कहती है मेरे पास एक सवाल है जो अभी तक मैंने नहीं पूछा। जो सुनकर जिम उसे उस सवाल को दीवार पर लिखने को कहता है, मगर तभी यहाँ पर सारा आती है और उनसे कहती है मैं इथन को अपने घर ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर बहुत सारे जानवर है, तो इथन को वहां पर बहुत अच्छा लगेगा। जो सुनकर तभी मान जाती है, लेकिन वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बात ना चाहते हुए भी सारा भी मान जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो उसे कहती है पहले के लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए एक सीक्रेट जगह पर छुपते थे और एक सीक्रेट यहाँ पर भी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जो सुनकर तभी मान जाती है, लेकिन सारा उसे अंदर ले जाकर बंद कर देती है और अब वो इथन को मारने के लिए आती है, लेकिन वो उसे मार पाती तभी यहाँ पर नेथन आता है और वो उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर गलती से उसका ही गला कट जाता है और वो मारा जाता है। तभी यहाँ पर फादर भी आ जाते हैं, तो इथन यहाँ से भागकर चला जाता है और वो रास्ते में जूली से मिलता है और वो बहुत डरा होता है और बहुत रो रहा होता है, तो जूली उसे अपने गले से लगा लेती है और यहाँ पर ही लाती है जहाँ पर अब बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मगर फादर शेरिफ को बताते हैं सारा जंगल में भाग गई है और वो जिम से कहते हैं अगर वो लौट कर आती है तो वो उसे सजा देंगे, नहीं तो शाम होते ही वो मॉन्स्टर के हाथों मारी जाएगी। मगर यहाँ पर जिम बहुत गुस्से में हो सकता है, क्योंकि इसमें उसके बच्चे की जान भी जा सकती थी, तो वो उनके ऊपर चिल्लाकर घर वापस आ जाता है। और यहाँ पर तभी उसे कहती है जो मेरे दिमाग में सवाल है वो दीवार पर लिखूंगी, जो होता है क्या हम सच में कार क्रैश में बच गए हैं, मतलब जूली को लगता है वो क्रैश में मारे गए हैं और उनकी आत्मा यहाँ पर फंसी है। इसमें कितनी सच्चाई है हम आगे देखेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं
शेरिफ क्रिस्टी से मिलने जाते हैं और हम देखते हैं वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है सारा ने उसी की वजह से ऐसे किया है। और यहाँ पर वो शेरिफ को बताती है, सारा ने मुझसे सवाल किया था क्या मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो बहुत बुरा भी हो। तो मैंने हाँ कहा था, शायद इसी की वजह से उसमें हिम्मत आ गई होगी। जो सुनकर शेरिफ उसे कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने उसके दिमाग में कुछ भी नहीं भरा, उसके दिमाग में वो पहले से ही था। और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शेरिफ का फेवरेट गाना बजने लगता है। जो सुनकर शेरिफ को लगता है उनकी वाइफ ने उन्हें इशारा दे दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं तेबी को फ्रैंक के सामान में कुछ बाइबल के पेपर्स मिलते हैं, तो उन्हें ले जाकर फादर को देती है और उनसे पूछती है क्या यह सब असली है, मतलब हम जिंदा है या मर चुके हैं। जो सुनकर फादर उससे कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो यहाँ पर फंसे चुके हैं। और उससे कहते हैं तो मान लो हम जिंदा है और इस सवाल को अपने जहन से मिटा दो, क्योंकि ऐसे करने से तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर अच्छे से गुजारोगी। जो सुनकर वो कहती है ये सही है और यहाँ से चली जाती है। मगर हम देखते हैं उसके जाने के बाद फादर अपने बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने सारा को बांध कर रखा था, मतलब उन्होंने सबसे झूठ कहा था वो जंगल में भाग गई है। दरअसल उनका मानना था यहाँ से निकलने की असली की सारा ही है। वो कैसे, देखिए। वो सारा से कहते हैं 73 किताबों से मिलकर बाइबल बनी है, लेकिन क्या हो हम टोन वाली जो जिंदगी जी रहे हैं वो 74 किताब हो, और शायद हमें एक वजह से यहाँ पर चुना गया है। जो सुनकर वो कहती है कैसी वजह। जो सुनकर वो कहते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उन आवाजों के बारे में मुझे बताओ। जो सुनकर वो शौक होती है तो उसे कहते हैं मुझे नेथन ने बताया था, अभी तक भी तुमने जो किया है कुछ आवाजें तुम्हें करने को कह रही थी। जो सुनकर वो कहती है हाँ मुझे बहुत सारी आवाजें आती है और उन्होंने मुझे बताया है वो किसी का इंतजार कर रहे थे जो उनकी आवाजें सुने और यहाँ से भागने में उनकी मदद करें, और उन्होंने मुझे बताया वो हमारे जैसे ही है। जो सुनकर फादर उससे कहते हैं तुमने उन पर विश्वास कैसे किया। तो वो कहती है उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई है जो उन्हें पता नहीं होनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने मुझे बताया था इस टाउन में अब 2 गाड़ियां आने वाली है, और ये भी पहले भी ऐसे हुआ था और सब मारे गए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। जो सुनकर फादर उससे कहते हैं क्या तुम्हें उन पर यकीन है। तो वो कहती है हाँ, और उन्होंने मुझसे वादा किया था अगर मैं इथन को मार देती हूँ तो वो नेथन को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया जिसकी वजह से नेथन मारा गया। जो सुनकर फादर उसे कहते हैं अगर तुम्हें सच में कोई आवाजें आ रही है तो तुम खास हो, लेकिन हमें इसका सबूत सबको देना होगा, तभी सब हम पर यकीन करेंगे। इनकी इतने बोलते ही सारा को कुछ होने लगता है और वो फादर को एक पेपर देने कहती है, क्योंकि वो लोग फादर को कुछ दिखाना चाहते थे। जो सुनकर फादर उसे पेपर दे देते हैं जिस पर सारा चॉकलेट की पॉकेट का सिंबल बनाती है। और वो फादर को कहती है उन्होंने मुझे बताया आप जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो एक बैग को दफनाया था जो उन्होंने देखा है। फादर ये सुनकर उस सिंबल को देखकर हैरान होते हैं और एक जगह पर जाकर उनका दफनाया हुआ बैग निकालते हैं जिसमें एक चॉकलेट होता है और उस पर वैसे ही सिंबल बना होता है जैसे सारा ने बनाया था, जो देखकर फादर के होश उड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शेरिफ केन को बताते हैं वो जंगल के अंदर जा रहे हैं पता लगाने के लिए कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। जो सुनकर केन दुखी हो जाता है क्योंकि शेरिफ को अपने बाप जैसा मानता है और वो उन्हें खोना नहीं चाहता, तो वो उनसे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो अब शेरिफ क्रिस्टी के पास आते हैं और वो केन को समझाने को कहते हैं वो जो कर रहे हैं अगर उसमें कामयाब होते हैं तो सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मगर क्रिस्टी उन्हें कहती है आप चाहते हैं आपके ना होने पर केन आपकी जगह लें। शरीफ आपकी ये बात सही तो है, लेकिन फिलहाल केन को शरीफ की जरूरत नहीं, एक डैड की जरूरत है जो वो आपको मानता है। जो सुनकर वो समझ जाते हैं उन्हें क्या करना है, तो फिर से केविन के पास जाते हैं, उसे प्यार से बाहर खेलने के लिए आने को कहते हैं। मगर वो उनसे नाराज होता है तो वो उन्हें मना कर देता है। जो देखकर शरीफ उससे कहते हैं मुझे खानदानी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता, मैं मरने से पहले टाउन के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ देखने के लिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी जगह लेकर इस टाउन को संभालना होगा। लेकिन तुम चाहते हो, तुम्हें और टाइम चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगा। जो सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और मान जाता है, मतलब जंगल में जाने की उन्हें परमिशन दे देता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आकर खेलने लगते हैं और इधर हम देखते हैं जिम वैरों को काट रहा होता है, जो देखकर तेबी उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है इन वैरों में तार ही नहीं है
ये सब एकदम नकली है। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है, मगर तभी यहाँ पर जेड आ जाता है और उनसे कहता है यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास एक प्लान है। दरअसल वो एक एंटीना बनाकर रेडियो से बाहर कांटेक्ट करना चाहता था और वो ये करने के लिए जिम की मदद लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। जो सुनकर जिम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों गाड़ियों के वायर्स और बैटरीज को इकट्ठा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी फ्रैंक के बचे हुए सामान को रखने के लिए स्टोर रूम जाती है, जहाँ पर उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो देखकर वो हैरान होती है। और घर आकर ये वायर एक्चुअली आ रहे कहाँ से जानने के लिए इथन के साथ मिलकर दीवार को तोड़ने लगती है। और इधर हम देखते हैं ये दोनों एंटीना और रेडियो तैयार कर लेते हैं और उसे लगाने के लिए एक बड़े से पेड़ के पास जाते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, पेड़ में से बहुत सारा खून आने लगता है और जेड को पेड़ पर वही सिंबल दिखता है जो उस जगह पर उसे दिखा था। और यहाँ तक कि इस पेड़ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है, जो देखकर वो कुछ समझ पाता। तभी एक आदमी आकर राइफल से उस पर शूट करने लगता है, जो देखकर वो डर कर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो आदमी भी उसका पीछा करता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। यहाँ पर जिम आकर उसे जगा देता है, मतलब उसे एक इल्यूजन हुआ था। लेकिन वो इससे बहुत डर जाता है और यहाँ से चला जाता है। मगर जिम यहाँ पर अकेला ही रुक जाता है और उस एंटीना को लगाकर रेडियो से बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। और उस रेडियो में कुछ स्पार्क्स भी आता है, मतलब वो काम कर रहा होता है लेकिन कांटेक्ट नहीं होता। जो देखकर जिम समझ जाता है अगर वो एंटीना को और ऊंची जगह पर लगाएगा तो कांटेक्ट हो जाएगा। और अब जिम वहां से घर वापस आ जाता है और वो देखता है तभी यहाँ पर एक गड्ढा खोद रही होती है। तो वो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो वो उससे कहती है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है और मैं पता लगा रही हूँ आखिर वो वायरस कहाँ से आ रहे हैं। और उससे कहती है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और वो तुमसे गुम हो गई थी। तो वो कहता है हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? तो वो उससे कहती है जब मैंने फ्रैंक का सामान रखने के लिए स्टोर रूम गई थी तो मुझे वहां पर ये ब्रेसलेट मिला। ये वही है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। जो सुनकर जिम उस ब्रेसलेट को दिखता है और वो सच में उसका ही ब्रेसलेट होता है, जो देखकर वो हैरान होता है। और इधर हम देखते याद हैं है मुझे। जब डाइनर याद आकर है उसी जिस सिंबल रात को जूली बार बार बना रहा होता है जो उसे पेड़ और उस जगह पर दिखा था। और उसे ऐसा करते हुए केविन की माँ देखती है और उसे स्टोर में ले जाकर एक किताब दिखाती है जिसमें वैसे ही सिंबल किसी ने ड्रॉ किए थे। और सबसे हैरानी की बात होती है ये उस इंसान की किताब होती है जो यहाँ पर 1972 में आया था, जिससे वो दोनों शॉक होते हैं। और इधर हम कॉलोनी देखते हैं एक आदमी विंडो के पास जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है जो एक मॉन्स्टर है और वो उस आदमी से कहती है क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके और भी पार्ट है, देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।